कुछ न्यूमेरिकल भेजे थे, आप बोला था कि क्लास में थोड़ा पूछ लेने के लिए। तो न्यूमेरिकल जो था आपका किसी से नहीं बना, ग्रुप में कोई देखे नहीं? ग्रुप में किसी से नहीं बना न्यूमेरिकल? ग्रुप में तो कोई बनाया नहीं, मतलब आंसर नहीं दिया। देखिए सब व्हाट्सएप पे चाहो सब थी पे स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन दिखेगा सबको कैसे? तो वो आपका व्हाट्सएप में जाने से हो जाएगा आपका, तो इसमें मिनिमाइज हो जाता है। तो आप लोग देख लेंगे ना तब वहां पे क्वेश्चन। जी सर। जी जी। देखो कह रहा है, पहला आपका एक क्वेश्चन है जो आपने भेजे हैं, कह रहा है एक किसान जो है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, पढ़िए क्वेश्चन। से एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? क्या कह रहे हैं, विस्थापन का परिमाण क्या होगा? जी। वर्गाकार भुजा है ना। एक वर्गाकार भुजा है, ठीक है, इसका लंबाई कितना है? 10 है। पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। कह रहा है क्या 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है? कितने सेकंड में? 40 सेकंड। 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। ये चक्करों की संख्या एक है 40 सेकंड में, यानी कि अगर वो व्यक्ति यहाँ से चलना चालू करता है, तो यहाँ से घूम के यहाँ से पुनः इस तरह जा करके यहाँ आने में उसको कितना लगता है? 40 सेकंड। तो कह रहा है जी। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 2 मिनट 20 सेकंड, 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना मिनट होगा, सेकंड होगा? पहले ये हमको देखना पड़ेगा। 140 सेकंड। 140 सेकंड। तो जी सर। 140 सेकंड, तो 40 गुना 3 बराबर कितना होता है? 120 सेकंड। जी सर। जी 120 प्लस 20 सेकंड यानी 140 सेकंड। जी सर। 40 सेकंड में एक चक्कर, तो 40 × 3 यानी 103 चक्कर लगाएंगे तो 120 सेकंड वो चल जाएगा। जी सर। यानी 3 चक्कर में वो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। 3 चक्कर में क्या होगा देखो, एक सेकंड, एक एक चक्कर लगाता है तो 40 सेकंड, फिर एक चक्कर अच्छा। लगाएगा जी तो 40 सेकंड, फिर एक चक्कर लगाएगा तो 40 सेकंड, यानी व्यक्ति जी। 120 जी सेकंड में यहीं पे आ जा रहे हैं घूम फिर के। जी। बोलिए यहाँ किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? नहीं सर। और किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ठीक है, तो बचा कितना इधर? 20 सेकंड ना। अभी अभी 20 सेकंड इसको और तय करना है, दूरी चलना जी। है 20 सेकंड, है कि नहीं? हाँ। तो 20 सेकंड चलेगा, जब 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर लगाता है तो 20 सेकंड में हाफ चक्कर नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं आएगा वो। जी जी। तो क्या कह रहा है, विस्थापन, तो विस्थापन के लिए क्या होता है? लास्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। हाँ। हाँ, तो हो तो गया। विकर्ण का कर्ण बराबर क्या होता है? बोलिए। वर्ग का कर्ण क्या होता है? आपका बाई रूट 2। वर्ग का कर्ण बराबर क्या होता है? टू रूट टू रूट इंटू टू भुजा। इंटू ए। हाँ। तो √2 भुजा क्या है आपका? 10 है, तो 10√2 था कुछ। जी जी सर, ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, 10 रूट 2 मतलब कैसे आ गया और था। किन्हीं हाफ को मतलब। किन्हीं को दिक्कत है इसमें? सर 10 कहाँ से है? 10 पहले से दिया है हमको, यहाँ कुछ नहीं किया है। देखिए यहाँ 10 दिया है, 10 वैल्यू दिया है, अमाउंट इसका परिमाण दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। एक भुजा है, वर्ग का भुजा है। कहता है एक जी वर्ग है सर समझ जिसका गए। जिसका भुजा है 10 मीटर। कोई दिक्कत? सर समझ गए। दूसरा था आपका सवाल की यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, 2000 किलोमीटर। कहता है ओडोमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। यात्रा समाप्ति पर वो 2400 हो जाता है। समाप्ति पर कितना हो जाता है? 2400।
किलोमीटर। कितना होता है? किलोमीटर। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल क्या होगा? इसमें क्या दिक्कत हुआ? समय दिया है 8 घंटा, इसको 8 घंटा को सेकंड में लेंगे तो 8 8 गुना 3600 की काय सेकंड में करेंगे हम? यहाँ सब किलोमीटर में दिया है, काय करेंगे बाद में करेंगे। क्या दिक्कत हुआ है इसमें बोलिए? इसमें तो मेरा जो आंसर है मतलब देखिए इसमें जो फॉर्मूला लगा हो तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। हाँ, तो टोटल टाइम 8 ही है कि वही समझ में नहीं आ रहा था, तो 8 देकर ही किया है तो मतलब वो आंसर कुछ अलग आ रहा। क्या आंसर आ रहा है कुछ अलग? देखो, ऑडोमीटर कह रहा है इतना दर्शा रहा है, तो इससे हमको क्या दिक्कत है? एक तो पता चल रहा है कि इसको आप जीरो मान लो, या तो जीरो मान लो आप। एगो बात समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, या तो जीरो मान लिया, लेकिन जीरो के जगह पे वो 200 किलोमीटर 2000 किलोमीटर है। जब हम गाड़ी स्टार्ट किया और जब चलना प्रारंभ किया तो वो 2400 हो गया है, तो साफ साफ दिख रहा है कि हम 400 ही किलोमीटर चले हैं। यही ये कह रहा है क्लियर। देखो, 2400 हो गया ना। अब पहले था कितना? 2000। हम कितना चले हैं? 400 चले हैं ना। पहले से हमको क्या मतलब है? जी जी। हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 400। 400 किलोमीटर। इसकी इसे में 8 घंटा लगा है ना। ओह हाँ हाँ। हाँ, अब बताओ चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर और टाइम बराबर, 8। लेकिन ये आपका जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? 5 बटा 18। हो गया। अब क्या दिक्कत है? गुना भाग करते रहिए। देखो, गुना भाग करो, 2 चौक 8, 2 से 200, 2 से 9, 2 से 100। इस सीधा कर रहा था ना 25, 25 पंचे 125, 125 बट्टा 9। देखो कटाओ, 9 दूना 18, एक बार में खाएगा। हाँ, 9 3 12, 9 चौक 36, 9 चौक 36 नहीं खाएगा, 9 तिया 19.5। 27। हाँ, 27 8, 9 अठे 72, यही समथिंग कुछ आएगा, 13.8 कुछ आएगा। समझा बात को? जी मैंने ये है ना माइनस नहीं किया, हम सोचा वो आपका औसत चाल है तो डिस्टेंस दिया टाइम दिया तो टोटल डिस्टेंस सबके पास बटा हाँ, टोटल टाइम होगा। नहीं नहीं, सबके पास क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन है सबके पास? जी सर, हाँ, व्हाट्सएप में शेयर किया हुआ क्वेश्चन है सर। ठीक है, समझ गए ना तब? जी सर। ठीक है, आगे है आपका 58 नंबर था। कोशिश कीजिएगा कि जब कोई भी कुछ ग्रुप में भेजते हैं तो कोशिश कीजिए उधर आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक ना? समझे बात को? जी सर जी। देखो, 58 नंबर कह रहे हैं किसी द्रव्यमान M1 पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है आपका। द्रव्यमान दिया हुआ है M1, ठीक है। बल दिया हुआ है आपका 5 न्यूटन। कहता है त्वरण उत्पन्न होता है, यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जबकि इसी परिमाण का बल, दूसरा दूसरा वो कह रहा है कि दूसरा शर्त रख रहा है, कहता है इसी परिमाण का बल, यानी कि जो बल है यही बल, यानी एफ जो है वही है मेरा। कहता है इसी द्रव्यमान का बल किसी, इसी परिमाण का बल किसी द्रव्यमान M2, द्रव्यमान M2 यानी द्रव्यमान बदल गया। द्रव्यमान जो था पहले 5 kg होगा, अब 10 kg हो गया, तो उसको M1 था ये M2 कर दिया। में 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन 1 था, एक्सेलरेशन 2 हो गया। स्वाभाविक बात है ना, द्रव्यमान बदल गया तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है यदि दोनों द्रव्यमानों को परस्पर पर बांधकर एक कर दिया जाए। कहने का मतलब 5 kg आटा एक जगह है, 10 kg आटा एक जगह है। दोनों को कह रहा है कि अब मिला देंगे तो 15 kg होगा, है ना? जी तो आपने क्या किया? दोनों को जोड़ दिए, तो M1 और M2 हमको नहीं पता है, M1 M2 हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ। तो इसके अनुसार अगर चलते हैं हम तो F बराबर क्या होता है? M इंटू ए, जो हम लोग पर रखे हैं। F क्या है मेरा? 5 न्यूटन है। M क्या है? M1 है। A क्या है? 8 है। तो M1 बराबर क्या हो गया? 5/8। कोई दिक्कत? जी कितना ना। आ गया? अब देखिए यहाँ पे
इधर आइए, इधर भी क्या हो, वही है, एफ बराबर एम है। एफ कितना मेरा 5 न्यूटन है, बराबर जी सर। एम कितना है, M2 है, ए कितना है 24 है। तो M2 बराबर क्या हो गया 5/, 5/24। कितना हो गया। 5/24। अब बताइए हाँ M1 प्लस M2 क्या होगा, अब यही कह रहा है ना ये, अब यही कर रहा है ना जोड़ने के लिए, यही कर रहा है ना आपका, यदि दो जी द्रव्यमानों को परस्पर पर बांध दिया जाए, यानी M1 प्लस M2 कह रहा है ना। हाँ, M1 कितना जी। है 5/8, M2 कितना है 5/24, 8 24 कैल्शियम 24, यहाँ 3 और ये 5 है ना, 5 या 15, 15 होगा। 15 5 20, 20/24, यानी कि जी फाइनल एम क्या निकला 20/24, यह निकला। 4 5 20, 4 6 जी 24, सर। 5/6, फाइनल द्रव्यमान यही निकला। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब कह रहा है क्या, तो इस बल द्वारा संयुक्त द्रव्यमान में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, फिर वही बल का ही बात कर रहा है, जो बल था मेरा 5 न्यूटन का। अब बताइए क्या होगा, एफ बराबर एम है, हम लोग पढ़ रखे हैं, 5 है, एम है मेरा 5/6, ए है 5 बाई कैंसिल, ए बराबर 6 मीटर पर सेकंड। तो इसका मेरा सर ये 5/6 आया था वो एम तक। उसका बाद हम मतलब ये नीचे वाला फॉर्मूला लगाया नहीं, मतलब समझ नहीं पाए। उतना दूर मेरा ठीक था, आपका 5/6 वो समझ में आ गया था। लेकिन उसका बाद मतलब वो जो एम निकला उसका बाद फिर ये ए मतलब फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो याद नहीं था मुझे। तो पूछ रहे हैं ना। तो कल जो हम लोग न्यूटन्स लॉ पर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म हो गया है। अक्षय जी आपको समझ में आ रहा है, आप तो कहाँ से, जयपुर से, जोधपुर से है ना, कहाँ से हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से ना। आपका क्या हाँ बोले हिंदी, अच्छा हिंदी, आपको हिंदी तो क्लियर है ना आपका। हाँ, हिंदी क्लियर है। हाँ, तो रिकॉर्डेड वीडियो जो भी आपको भेज दिए हैं टोटल, उसको पूरा वॉच हाँ कीजिए, हाँ ठीक ना। हाँ, उसको ठीक है ना सर। उसको टोटल कंप्लीट करना है, और बाकी न्यूटन्स का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ये सब खत्म हो चुका है, ठीक ना। अभी हम लोग दूसरा टॉपिक, रिकॉर्डेड वीडियो जितना भी उसका प्ले लिस्ट बना दीजिए यूट्यूब पर। अलग अलग है ना तो दिक्कत हो जाता है कोई दिख रही। अच्छा आज बना देंगे, आज ठीक बना है। देंगे, ठीक ना। नहीं तो सर जैसे नंबरिंग दे रहे थे ना, 1 2 ऐसे ही दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। आइए आगे चैप्टर है हम लोग का संवेग संरक्षण का नियम। पढ़े हैं हम, क्या पढ़े हैं संवेग संरक्षण के नियम में, बोलिए। ना ऊर्जा तो ये तो सर थोड़ा आपका थर्ड लॉ और सेकंड लॉ दोनों मेंटेन करता है। दोनों मेंटेन करता है, और कोई क्या पढ़े हैं, बोलिए। आप लोग क्या पढ़े हैं संवेग संरक्षण के नियम में। इस नियम वस्तु से रॉकेट टकराने से चलता है। पहले अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संवेग संरक्षण संरक्षण के सिद्धांत पर। सिद्धांत। के सिद्धांत पर। यानी न्यूटन थर्ड लॉ पे, दोनों पे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वही संवेग संरक्षण का नियम। नियम है, दूसरा है न्यूटन का थर्ड लॉ। दोनों सर। इसमें ए एंड बी दोनों, डी नंबर होगा नन। सी सी ऑप्शन। हाँ, सी सी। सी ऑप्शन क्लिक करेंगे। लेकिन अब आप लोग के पास लूसेंट है ना, लूसेंट है या कोई भी बुक जी है, कोई भी बुक का बात कर रहा है जहाँ आप पढ़ेंगे, देखिए वहां पर क्या लिखा है, शुरू में एक सेंटेंस लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। शुरू में एक पहला लाइन है, उसमें क्या लिखा है, कहा है न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन का तृतीय नियम का एक संयोजन है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है। देखिए आप, पेज नंबर हम बता देते हैं, जी सर जी। पेज नंबर तो है। इसमें ए ही आंसर होगा, हाँ, इसमें ए आंसर होगा सर, थर्ड लॉ नहीं होगा तब। कह रहा है न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ तृतीय नियम का एक संयोजन है। अब जी बोलिए, सर। अब बोलिए ये क्या कह रहा है, तो संवेग ऊर्जा की, संरक्षण का ये तो ऑप्शन नहीं होगा सर, ऑप्शन नहीं होगा, ये तो संवेग संरक्षण।
देखिए ऑप्शन देते हैं, फिर से ऑप्शन पुट करते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर ए सेकेंड लॉ, ऑप्शन नंबर बी थर्ड लॉ, ऑप्शन नंबर सी संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर ई ऑल, इनमें सभी, ये तो ऑल होगा। ऑल ऑल हाँ ऑल होगा ना। लेकिन नहीं, ये ऑल नहीं होगा सर, संवेग संरक्षण के नियम पे ही होगा, क्योंकि द्वितीय नियम तो पालन नहीं करता है रॉकेट। नहीं भाई, थर्ड लॉ जो है वो तो, सॉरी, संवेग संरक्षण का नियम जो है वो सेकंड और थर्ड लॉ मिलाकर होता है ना, जी 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 जी, तब तो ऑल होगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक। आपका इसीलिए तो। तब ये बताइए, आज दिन तक जितना एग्जाम हुआ है, कई बार ये मतलब कितना बार पूछा हुआ है, इसका कहना मुश्किल है। वहां पर सेकंड लॉ सर ऑप्शन शायद रहता है, रहता है तो थर्ड लॉ नहीं नहीं रहता नहीं इसमें रहता रहता ही है। नहीं, हाँ अभी इसमें तक तो रहता ही नहीं सेकंड है लॉ सर, नहीं मिला है, मतलब थर्ड लॉ या कभी कभी। संवेग संरक्षण का नियम बस। सेकंड लॉ नहीं, हाँ, लॉ नहीं रहता सेकेंड है। नहीं। नहीं, अभी तक जितना भी टेस्ट मारे हैं हाँ, सेकंड लॉ नहीं मिला है। अगर थर्ड लॉ रहेगा, या अगर रहेगा, एक मिनट, अगर रहेगा और इस तरह का ऑप्शन ना दे, इस तरह का ऑप्शन ना दे, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, और ये चीज ना है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, हाँ सेकंड है, थर्ड है, और तो ये भी हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी पूरा हुआ नहीं है ये। ऐसा ऑप्शन ना हो करके सेकंड है, थर्ड है और फर्स्ट है, फर्स्ट लॉ है, और इनमें से कोई नहीं है, ये इसको भूल जाइए, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताइए किसको क्लिक करेंगे। अब हम सेकंड लॉ भी डाल दिए, थर्ड लॉ भी डाल दिए, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ होगा। हाँ थर्ड लॉ थर्ड होगा। लॉ, थर्ड लेकिन लॉ थर्ड आपका होगा। क्वेश्चन तो कह रहा है ना, आइए समझते हैं इसको। हाँ वो तो है, लेकिन सर मतलब रॉकेट भी वही होता है ना, ईंधन जो निकालता है उसको प्रेशर से विपरीत प्रतिक्रिया देके क्रिया आगे बढ़ता है, प्रतिक्रिया के तो वो तो थर्ड नियम में पर ही है, ज्यादा चलता है इसीलिए। रॉकेट। आइए समझते हैं इसको। संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ लॉ, ठीक है। कह रहा है इसमें, इसमें जो कह रहा है न्यूटन के द्वितीय नियम, हाँ न्यूटन के द्वितीय नियम सेकेंड लॉ के साथ साथ थर्ड लॉ का एक संयोजन है, मतलब दोनों को मिला करके कहता है कि एक जो संवेग संरक्षण का नियम है वो निकल रहा है, ये कह रहा है, ठीक है। लेकिन संवेग संरक्षण के नियम में पहला ये कहता है क्या है, पहले उस पर हम लोग चलते हैं। ये क्या कहता है मुझसे, क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक वस्तु या ऑब्जेक्ट या पिंड, दो या दो से अधिक पिंड पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, कोई बाहरी बल न लगाया जाए, न लगाया जाए, तो कुल संवेग नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है, या इसी को बोलते हैं संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यही कहता है ना। क्लियर दिख रहा है ना, जिस तरह हम थोड़ा गंदा लिख देते हैं कोई दिक्कत तो नहीं होता है नहीं नहीं सर, एकदम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ना। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा आराम से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा जल्दी करने में हो जाता है। क्या कहता है, दो या दो से अधिक पिंड पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो कुल संवेग नियत रहता है। हाँ कुल संवेग नियत रहता है, कुल संवेग क्या कहता है, कुल संवेग नियत रहता है या संरक्षित रहता है, यही कहता है ना। सीधा सीधा एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो एफ नेट यानी कि क्या कहता है, बल न लगाया जाए, यानी कि बल जो है वो जीरो है, हाँ बल जीरो है ना। जी। तो कहता है संवेग जो है वो क्या कह रहा है, जीरो होता है, कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं नियत, नियत।
या संरक्षित। कहता है, या इसको डेल्टा पी बोलिए आप, या P1 प्लस P2 बराबर 0 बोलिए। कहता है दो या दो से अधिक पिंडों पर जब कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं, हाँ, तो उसका जो संवेग होता है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, या संरक्षित रहता है। यही कहता है ये, ठीक ना। अभी देखिए इसको हम समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? देखो पहले दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। दोनों को मोशन कराते हैं। अब देखो दो ऑब्जेक्ट है तो इसका भी मास होगा, इसको m1 ले लिए, इसका भी मास होगा ना, इसका m2 ले लिए। अब इसको m1 है तो इसको जब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी यानी कि इसमें वेग उत्पन्न कराएंगे, इसको चलाएंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी को हमने u मान लिया, u1। क्या मान लिया? u1। क्या मान लिया? u1। इसका क्या मानेंगे हम? इसको भी जब हम इधर कराएंगे, इसको क्या मानेंगे हम? u2। क्या मानेंगे? u2। कोई दिक्कत? ये एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों टकरा जाएगा। क्या होगा? दोनों टकरा जाएगा। जब टकरा जाएगा तो इसकी दिशा बदल जाएगी, इसकी दिशा बदल जाएगी। यानी m1 जो है इधर जो चल रहा था वो इधर चलेगा, चलेगा ना। जी। और m2 जो है इधर चलेगा। अब देखो वेग भी बदल जाएगा। इसमें हो सकता है कुछ ज्यादा वेग हो जाए, या इसमें हो सकता है कुछ कम वेग हो जाए, इसमें कुछ ज्यादा हो जाए या इसमें कुछ कम हो जाए, हो सकता है ना ऐसा। जैसे जैसे कि हम क्या करते हैं, ऐसे भी कुछ दो चीज को ऐसे हम घर में जैसे टकरा देंगे, कोई भी चीज लेना टकरा देना, देखना ऐसा नहीं है ना कि दोनों एक ही वेग से फिर वापस रिटर्न होगा। कुछ ज्यादा कुछ कम, कुछ हो सकता है हल्का पुश हो। जैसे एक छोटा सा गुल्ली लेंगे, एक बड़ा सा गोला से उसको हम पुश करेंगे तो बड़ा सा गोला क्या करेगा, उसको जोर से धक्का मारेगा तो ज्यादा दूर फेंका जाएगा। सिंपल है। बड़ा गोला उतना दूर फेंक जाएगा ना, उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जी जी। तो वेग चेंज हो गया, कहने मतलब वेग में परिवर्तन हुआ ना। तो हम यहाँ पर इसको v1 मान लेते हैं, इसको v1 मान लेते हैं, और इसको v2 मान लेते हैं, ठीक है। पहले हैं u1 और u2। जब परिवर्तन हो गया टक्कर के बाद, देखो ये टक्कर से पहले है, टक्कर से पहले है, और ये टक्कर के बाद है, टक्कर के बाद है। संवेग संचरण का नियम यही कहता है, जब एक निकाय पर, एक सिस्टम पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। निकाय मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उसमें, जितना पिंड है उसमें। जैसे यहाँ पर दो पिंड है, कहता है जब एक निकाय पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर देखो एक तो संवेग ये हो गया, एक तो संवेग ये हो गया, तो इसको हम P1 मान लेते हैं जो टक्कर से पहले है। एक संवेग ये हो गया जिसको हम P2 मान लेते हैं जो टक्कर के बाद है, टक्कर के बाद है। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या हो रहा है यहाँ पे, टक्कर के पहले का संवेग P1 बराबर क्या हो रहा है, m1 u1। ये हो रहा है ना, m1 u1। कितना है, दो को है ना, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, m1 m2 u2। कोई दिक्कत? ये है एक ऑब्जेक्ट का, जो कि हमारा इसके लिए है। संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, m इंटू v। तो m है, v के जगह क्या है, u है। क्यों? क्योंकि यहाँ परिवर्तन हो रहा है, आपको समझाने के लिए यहाँ अलग अलग वेलोसिटी लिया गया है। नहीं तो यहाँ v1 लेंगे, v2 लेंगे, v3 लेंगे, या v4 लेंगे। तो इसीलिए हमने v के जगह u कर दिया है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट है ये, और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। लेकिन कह रहा है निकाय यानी सिस्टम, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, कुल। हाँ, क्लियर। तो ये टक्कर से पहले का है, टक्कर से पहले का है जो P1 मैंने माना। तो टक्कर के बाद का क्या है, P2 बराबर क्या है मेरा, m1 m2 v2। मैंने नहीं किया है, जो कह रहा है आपका जो पूरा थ्योरी है, जो कह रहा है सेंटेंस, वही हमने किया है, ठीक है जी सर। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ, सेकंड लॉ के साथ साथ थर्ड लॉ का एक संयोजन है, ये कह रहा है ना। अभी देखिए
न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो संवेग परिवर्तन का दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यही कहता है ना जी। एक लाइन में। और ये क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। अगर हम आपको मारते हैं, जैसे आप लोगों ने बताए थे, कल किसी भी चीज को मारेंगे तो भी हमको जवाब देगा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर होता है। यानी F1 बल हम लगा दिए तो F2 बल उधर से वो भी लगाएगा, लगाएगा ना, जी। यही जी सर। कहता है। हाँ, लेकिन जी। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में। माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है? विपरीत दिशा में। जब हम माइनस लगा देते हैं तो ये कहता है विपरीत दिशा में लग रहा है बल। अगर हम माइनस ना दर्शाएं, हम ऐसे लिख दें F1 बराबर F2 तो इक्वल हो जाएगा। यानी कि आप हम 5 लगाए, ये भी 5 लगाया, तो बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। जब हम इसको निगेटिव का साइन देते हैं, जब हम निगेटिव का साइन देते हैं तो देखो इसको जब इधर लाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, जी। हाँ। बैलेंस में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको? विपरीत दिशा में। निगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको? विपरीत दिशा में। ठीक है। थर्ड लॉ ये कहता है, हम कुछ नहीं किए, थर्ड लॉ ये कहता है कि जब हम बल लगाते हैं किसी पर, बल लगाते हैं तो वो भी हम पे बल लगाएगा, लेकिन विपरीत दिशा में। क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में। अब देखो इक्वेशन पे आओ। अब इक्वेशन पे आओ, देखो सेकंड लॉ को उठाओ, यहाँ से सेकंड लॉ को हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं F बराबर लिखते हैं dp बटा dt। ये सब हम लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना? नहीं। नहीं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। अच्छा, जब ये दोनों टकराया होगा, जब ये दोनों टकराया, किसी एक ही समय पे टकराया होगा ना, यानी कि जो समय होगा t ही होगा ना, या T1 और T2 होगा, ये बताइए। टी होगा, एक ही समय में टी दोनों होगा टकराएगा। सर। टी होगा ना, यानी टक्कर जब किया उन्होंने, जी टी सर। किया। जैसे हम बोलेंगे अभी हम आपको मारेंगे, जब हम मारेंगे आपकी बॉडी को टच किए, तो आपकी बॉडी और हमारी बॉडी को एक ही समय में टच किया। हाँ, जी जी। तो हाँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताइए? डी टी बराबर जो होगा वो टी के बराबर होगा। हाँ, हाँ। डी जी। जो जी है वो सर। टी के बराबर होगा, यानी T1 जो है वो टी के बराबर है, और T2 जो है वो टी के बराबर है। कोई दिक्कत? नहीं। तो मैं यहाँ पे जिसका इसको जैसा लिखता हूँ ऐसे, F1 बराबर डी P1 बटा डी T1। फिर मैं लिखता हूँ F2 बराबर डी P2 बटा डी T2। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अब F1 हम निकाल लिए, F1 हम जान रहे हैं ये है, F2 बराबर ये है। ठीक है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ को पुट करते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ को पुट करते हैं। देखो F1 बराबर माइनस माइनस F2। ठीक है। F1 बराबर क्या निकला है? डी P1 बटा P1 बाई डी T1। T1। क्या निकला है? डी T1, ये निकला है डी T1 बराबर जी। डी P2 बटा डी T2। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव साइन होगा। क्या होगा? निगेटिव साइन। नेगेटिव साइन। लेकिन हम क्या किए हैं? T1 और T2 ये सब बराबर है, इक्वल है, तो हम इसको कटा दें, ऐसे कटा दें इसको। हाँ जी, एकदम। तो डी P1 बराबर क्या निकला? माइनस डी P2। या फिर P1 बराबर क्या निकला? माइनस P2। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर P1 बराबर हमने क्या क्या लिखा है? P1 बराबर क्या लिखा है? M1 U1 प्लस M2 U2। M1 U1 प्लस M2 U2। देखो यहाँ पे M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर बराबर है ना, बराबर। माइनस का साइन है ना, माइनस जी। माइनस माइनस। ठीक है। क्या है यहाँ पे? M2 T2 बराबर V2 M1 V1 M2 V2। M1 V1 प्लस M2 V2। M1 V1 प्लस M2 V2। कोई दिक्कत? हाँ, अब दोनों को थोड़ा सा मिलकर नहीं। लिखते हैं हम। देखो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर, इस साइन को तोड़ देते हैं, माइनस को हटा देते हैं। देखो ये सब माइनस, ई भी माइनस में चला जाएगा, ई बीच वाला ये वैल्यू माइनस में चला जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस नहीं। M1 V1 माइनस M2 V2। ठीक है। अब देखो M1 V1 M1 U1 M1, हाँ देखो यहाँ पे M1 U1, देखो M1 U2 यहाँ है ना, M1 U1 यहाँ है, M1 V1 यहाँ है ना, इसको यहाँ ये पर लेंगे क्या होगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस M1 V1। देखो फिर क्या है? M2 V2 है, प्लस M2 V2। इधर माइनस है तो इधर आएगा, क्या होगा? प्लस।
m2 तो माइनस होगा ना सर, तो मतलब प्लस है इधर। हाँ क्या बोले m2 v2 बराबर, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, जी जी, जीरो बचा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, देखो यही कह रहा था ना कि जब हम किसी वस्तु पर बल न लगाते हैं, यानी कि कुल निकाय सिस्टम पर जब बल न लगाते हैं, एक लाइन में अगर समझना चाहते हैं तो यही कह रहा है, जब हम बल नहीं लगाते हैं, बल जब जीरो रहता है, तो टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग वो संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो P1 प्लस P2 बराबर जीरो, यही कह रहा है ना। देखो आया P1 प्लस P2, यानी कि ये जो वैल्यू हुआ है वो गया पूरा पूरा P1 प्लस P2 के बराबर है, ये जीरो है। तो ये जो है ना आपका M1 होगा, V1 है ना, M2 V1 हो गया। M1 U1 M1 V1 M2 V2 M2 U2 M2 U2 M2 U2 M2 V2, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, ठीक। ठीक है। अब अभी देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कर, अभी आपका बुक क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ 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 तृतीय नियम का एक संयोजन है। द्वितीय नियम को हमने उठाया उठाया कि नहीं उठाया? हाँ जी। उठाया, इसका मैंने हेल्प लिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पर ये जो लिखा है F बराबर डी पी बटा डी टी, थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर। जब हम बल लगाते हैं तो वो क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर, लेकिन विपरीत दिशा में। तो मैंने यहाँ से इसको आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, ये तो आपको हम याद दिलाने के लिए लिखे थे, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, ये ऊपर वाले वैल्यू को भूल जाइए। हमने जो फार्मूला होता है उसी को न्यूटन के थर्ड लॉ पे पुट कर दिया। देखिए पुट किया कि नहीं किया, यहाँ पे F1 बराबर F माइनस F2 होता है, F1 बराबर हमको ये था, F2 बराबर ये था, समझ रहे हैं ना। इसीलिए जब एग्जाम में क्वेश्चन किया जाता है तो वहां पर इसने द्वितीय नियम को टच ना करके वो सीधा थर्ड लॉ को ही टच करेगा आंसर के रूप में। अगर थर्ड लॉ ना दिया रहे तो संवेग संरक्षण का नियम दिया रहेगा, हो सकता है थर्ड लॉ की जगह क्रिया प्रतिक्रिया नियम दिया रहे, क्रिया प्रतिक्रिया नियम दिया रहे। कोई दिक्कत? नहीं। सबको समझ में आया? हम्म, जी जी। सब भाग गए हैं क्या? आ गया समझ में। आ गया सर। क्लियर है ना धनंजय जी? किन्हीं को दिक्कत है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस पे सवाल पूछता है, पहले इसमें इसमें और कुछ नहीं है, इस पे सवाल पूछता है। सवाल पूछेगा, कहेगा एक बंदूक से एक बंदूक से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है। तो हाँ, गोली दागी जाती है जिसका एक बंदूक से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गोली दागी जाती है जिसका देखो कह रहा है एक बंदूक तथा गोली गोली जिसका द्रव्यमान 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 m1 m, जिसका द्रव्यमान बंदूक तथा गोली जिसका द्रव्यमान m तथा बड़ी m तथा छोटी m है हाँ, कोमा से गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है। क्या कहता है, गोली दागी जाती जाती है जिसका वेलोसिटी जिसका वेग वेग v
मीटर पर सेकेंड गोली दागी जाती है, जिसका वेग भी मीटर पर सेकेंड है। हाँ, गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है जो कि हाँ गोली दागी जाती है जो भी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से या वेग से निकलती है। तो बंदूक का प्रतिक्षेपित या इसी को रिकॉइल वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल डालता है, ठीक है, तो इसी पर हमको बनाना है। कह रहे हैं एक बंदूक तथा एक गोली जिसका द्रव्यमान एम तथा एम है, यानी बड़ी एम और छोटी एम है, यानी बंदूक का द्रव्यमान और गोली का द्रव्यमान से गोली दागी जाती है। हाँ, जो भी मीटर पर सेकंड की वेग से निकलती है। जो गोली निकला, उससे जो बुलेट निकला वो किससे निकला, भी मीटर पर सेकंड से। तो बंदूक का प्रतिक्षेपित यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा। तो ऐसे सवाल को एग्जाम में कैसे बनाना है, देखो अभी हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, m1 u1 m1 v1 m2 u2 m2 v2, यही हुआ है ना। इसको हम लिखते हैं, ठीक है, जी सर। जी लिखते हैं m1 सर, मेरा आंसर निकला, बोलेंगे? एक मिनट, m1 u1 m2 v2 प्लस m1 u1 क्या m1 u1 m1 v1, कुछ भी लिख सकते हैं, m1 पहले कुछ भी लिख सकते हैं उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबको जोड़ना ही है, ठीक है। m1 u1 m2 u2 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0। हाँ बोलिए क्या आया है, बोलिए। तो मेरा v1 बराबर m2 v2 बाई m1। v1 बराबर m2 v2 बाई m1। m2 v2 बाय m1। और किन्हीं का कोई कुछ आया, कोई किए हैं क्या। m2 v2 बटा m1 आया इसका। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़े, एक बंदूक तथा एक गोली जिसका द्रव्यमान m तथा m है से गोली दागी जाती है। अच्छा, हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, हमको m1 चाहिए, u1 चाहिए, m2 चाहिए, u2 चाहिए, m1 चाहिए, v1 चाहिए, m2 चाहिए, v2 चाहिए, इतना कुछ चाहिए हमको। तो m1 तुमको पता है क्या है, m1 मेरा कितना क्या है, बड़ी m है, बड़ी एम, और m2 जी। क्या है मेरा, छोटी m है। छोटी एम, m1 जो है वो मेरा बड़ी m और m2 जो है मेरा वो छोटी m है, यानी कि ये मेरा हो गया बंदूक का द्रव्यमान। बंदूक बड़ी एम यानी गोली से ज्यादा द्रव्यमान होगा बंदूक का ना, बंदूक का द्रव्यमान, ठीक है। और ये जो हो गया मेरा गोली का द्रव्यमान, किसका हो गया, गोली का द्रव्यमान। गोली का द्रव्यमान छोटा होगा, उससे छोटा होगा, वो केजी में होगा तो ये ग्राम में होगा, कोई दिक्कत। अब हमको चाहिए क्या, u1 चाहिए। अब बताओ u1 क्या होगा, फिर u2 चाहिए, फिर v1 चाहिए, फिर v2 चाहिए। u1 क्या है, वेलोसिटी है। गोली को मैंने हाथ में रखा है, बंदूक को मैंने हाथ में रखा है, उसके अंदर में गोली है, यानी दोनों रेस्ट में है, दोनों रेस्ट में है। विरामावस्था में, यानी कि u1 भी 0 है और u2 भी 0 है। u2 भी 0। कोई दिक्कत नहीं सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है इससे, बोलिए आगे बढ़ें। बोलिए दिक्कत हो रहा है तो बोलिए दिक्कत हो रहा है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिए मत। हाँ नहीं सर दिक्कत ठीक, नहीं सर, आगे बढ़िए। ठीक है। अब देखो क्या कहता है, गोली हमने दाग दिया, गोली दाग दिया। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ो, गोली दागने के बाद v मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है। तो v मीटर पर सेकंड किसका वेलोसिटी है, ये गोली का है ना, जो गोली निकल गया, हाँ गोली बंदूक से निकल गया उसका वेलोसिटी है, यानी कि v1 नहीं है, v1 m1 है, v1 है, मतलब ये क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है, तो ये बंदूक का वेलोसिटी है। तो v2 क्या है, ये दिया हुआ है मेरा, ये दिया हुआ है मेरा v, कोई दिक्कत। और ये हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे पूछ रहा है।
इसको बंदूक का है ना, तो इसको बड़ी एम कर देते हैं और इसको छोटी एम। ये हमको दिया हुआ है, ये हमसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत? हाँ, अब इस पे हम बैठा दें। अब जो ये वैल्यू है इससे इस पे बैठा दें। देखो M1 U1, यू क्या है 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस M2 U2, M2 मेरा क्या है M है, U2 क्या है मेरा 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस M1 क्या है मेरा, M1 क्या है मेरा बड़ी M है। उसके बाद U1 क्या है मेरा V है, जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे पूछ रहा है ना, कोई दिक्कत? प्लस नहीं। M2 मेरा क्या है छोटी M है, और V2 क्या है मेरा दिया हुआ है मेरा, हाँ क्या है वो दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं बंदूक के लिए बी लगा देते हैं। ठीक है, बंदूक के लिए बी लगाते हैं, कोई दिक्कत? बराबर क्या होता है 0, बराबर क्या होता है 0। अब देखो क्या आया, एम भी बी प्लस एम भी बराबर 0। तो एम भी बी, इसको हम आगे पेज में लिखते हैं, ठीक ना, एम भी बी प्लस एम भी बराबर 0। तो एम भी बी मतलब बंदूक बराबर माइनस एम भी, बंदूक का ही पूछ रहा था ना वेलोसिटी, तो भी बराबर क्या हो गया बताइए, माइनस एम भी बटा एम। एम। तो ये बता रहा है, ये बता रहा है, ओहो ओहो, बड़ा का एम ना होगा सर? हाँ हाँ, अरे वो लिखा गया भैया। ये बता रहा है कि ये है आपका गोली का द्रव्यमान, ये हो गया गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, गोली का वेग, गोली का वेग, ये हो गया बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान, और ये हो गया बंदूक का वेग, बंदूक का वेग। देखो, जब इस तरह आपको सवाल में दे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट करना कैसे होगा, ये समझ में आ गया क्लियर। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को पुट करना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो निगेटिव साइन है, ये जो निगेटिव साइन है यही दर्शा रहा है कि गोली जो है पीछे की ओर भाग रहा है, गोली का जो वेग निकलेगा वो माइनस में निकलेगा, जो आपको ये बताएगा कि गोली जो है वो पीछे की ओर धक्का देता है। पढ़ते हैं ना हम लोग, पढ़ेंगे अभी आगे, गोली पीछे की ओर धक्का देता है, तो वही उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, प्रतिक्षेपित वेग, जो कि पीछे की ओर धक्का मारता है। बोलते हैं ना कि एक व्यक्ति ने गोली दागा तो उसको पीछे की ओर धक्का मारा, क्यों? संवेग संचलन के नियम के कारण, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण, या क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, बोलते हैं ना। यस सर। हाँ जी। तो ये निगेटिव साइन यही दर्शा रहा है। तो जब भी एग्जाम में आप क्लिक करेंगे तो निगेटिव साइन में हो सकता है उसके साथ में निगेटिव लगा रहा हो साइन, या फिर ये साथ में लिखा रहे कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे की ओर धक्का मारेगा, है ना। तो ऐसा भी लिखा है। आइए इस पे एक मूव कर लेते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल हम लिखे हैं, लिखने का अभी लिख देंगे, फिर हमको समय लग जाएगा, हमने लिखा है। कह रहा है एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा एक गोली दागी जाती है, एक बंदूक से, एक बंदूक से गोली दागी जाती है, गोली दागी जाती है, जिसमें बंदूक का द्रव्यमान, कह रहा है जिसमें बंदूक का द्रव्यमान 500 ग्राम है, 500 ग्राम है, हाँ या 5000 ग्राम है, 5000 ग्राम है, तथा गोली का द्रव्यमान, तथा गोली का द्रव्यमान 200 ग्राम है,
ग्राम है। दागने के बाद गोली का वेग, दागने के बाद गोली का वेग 2 मीटर पर सेकंड या 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, हो जाता है। तो तो बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा? प्रतिक्षेपित वेग क्या होगा? क्या होगा? एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। कह रहा है एक व्यक्ति के द्वारा एक बंदूक से गोली दागी जाती है, जिसमें बंदूक का द्रव्यमान जो है वो 5000 है। ठीक है, ये 5000 है, 5000 है। आंसर बोले सर। एक मिनट साइलेंट। 5000 ग्राम तथा गोली का द्रव्यमान 200 ग्राम है। दागने के बाद गोली का वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो बंदूक का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए क्या आया, बोलिए बोलिए क्या आया? 4/5 मीटर प्रति सेकंड। और कोई? हाँ 5/4 मीटर प्रति सेकंड। 5/4। और कोई? नहीं सर, 4/5 सर। ठीक है, एगो सर 4 बोले, एगो 5/4 बोले, दो आदमी जवाब दिए हैं। सर आंसर करवा दीजिए, हम थोड़ा लेट से आए हैं। ठीक है, वो हो जाएगा। आइए हम समझते हैं। मैंने अभी क्या निकाला? रिकॉइल वेलोसिटी v बराबर क्या निकाला मैंने? वी बराबर क्या निकाला हमने? बोलिए अभी क्या निकाला? अभी जस्ट निकाला, यहाँ पे देखिए। यहाँ ये भी तो सर आपका वी बराबर क्या आता निकाला? है छोटी m इंटू वी बटा बड़ी m। छोटी m इंटू वी बटा बड़ी m। तो छोटी m क्या है? माइनस में छोटी m क्या है मेरा? 5000 ग्राम। छोटी m तो गोली है ना, गोली जो बुलेट है ओ उसका। जी जी, 200 ग्राम। 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दीजिए। नहीं, सब ग्राम में है ना, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मीटर पर सेकंड केजी है, ग्राम है, तो ग्राम किसका है सही मात्रा? वो सीधा से सर है ना, ये ऐसा ही। जी हाँ, सर ये बड़ा एम ग्राम और प्रति। छोटा एम क्या इंडिकेट करता है ये? आप कौन बोल रहे हैं? असीम सर बोल रहे हैं, लेट से आए हैं हम। हाँ, देर से आए। सर एक बार थोड़ा समझा दीजिए। छोटा एम बड़ा एम, यहाँ पे देखो। बड़ा एम होता है बंदूक का द्रव्यमान, छोटा एम अच्छा होता है अच्छा, गोली का छोटा एम द्रव्यमान। गोली का। बेग है ठीक है सर, ठीक है। गोली का बेग, गोली का बेग। और ये जो बेग है बंदूक का बेग। तो वही हम अच्छा लिखा है वी बराबर ठीक एम ठीक। इंटू वी बटा एम। ठीक है, तो देखो हाँ यहाँ हाँ। पे छोटा एम जो है, अभी देखो दिया क्या क्या है। छोटा एम जो है वो 200 ग्राम है आपका, तो केजी में लाओगे तो क्या होगा? 0.2 केजी। हाँ, जी सर जी और बड़ा जी। एम जो है वो 5000 ग्राम है, केजी में लाओगे तो क्या आएगा? 5 केजी। 5 kg। के जी। वेलोसिटी जो है वो दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड। आप देखो सवाल को सॉल्व करो, देखो 0.2 गुना 20 बटा 5 गुना 5, ओनली 5 गुना क्या? ओनली 5। तो अब देखो इसको क्या कटाओ, देखो इसको उड़ाओ, यहाँ पे रखो, 10 से इसको कटाओ, 10 गुना 20 बराबर क्या आया? 4/5। लेकिन 4/5। लेकिन निगेटिव का साइन कहाँ दे दिए आप लोग? निगेटिव का साइन कहाँ दे दिए? हाँ, माइनस में निगेटिव। होगा ना। तो -4/5, -4/5, -4/5, ओनली 4/5 बोल रहे हैं, तो आप लोग गलत है। -4/5 मीटर पर सेकेंड। पर कह रहा है सेकंड। बंदूक का जो बेग होगा ना वो पीछे की ओर जाएगा। किसकी ओर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर, थोड़ा सा गलत हो गया था। कोई बात नहीं, अभी समझ में आया ना? क्लियर? आप गलत नहीं करेंगे ना? जी सर। नहीं सर। बस न्यूमेरिकल यही तो है, न्यूमेरिकल यही तो पूछेगा एग्जाम में। अब लड़का कमेंट करेगा क्या, भैया न्यूमेरिकल कैसे होगा? सब होगा, थ्योरी पर सब होगा, तो इसको भूलिएगा सर नहीं। यहाँ पर सर एक बात हम नहीं समझे। हाँ हेलो सर, हाँ हाँ, एक बात हम नहीं समझे कि एक आगे एक आदमी बोलिए पहले। आप बोल सर दीजिए। वो अपान 10 कैसे है? 5 × 10 कहाँ से है? ठीक है, अब बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? सर ये माइनस कहाँ पे मतलब ये हो गया?
माइनस। आप अभी आए ना। तो हाँ सूत्र बोलिए, में क्या बोले? निकालो तो उस तीन टाइम था। तीन तीन कहाँ आया? कौन तीन कहाँ आया? नहीं नहीं, माइनस माइनस। माइनस बता रहे हैं। ओ तीन कहाँ आया? कौन बोलिए? 3 नहीं सर, 10, 10, 10। अरे ये दशमलव को उड़ा दिया भैया, ये दशमलव जो है ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। समझे? देखो ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो है ना, यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये माइनस 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 यहाँ से आया, यहाँ से आया, जहाँ देखेंगे वहीं से आया है, यहाँ से आया है माइनस। देखो, सर हाँ, देखो यहाँ पे देखो। बोले इसको केजी में परिवर्तन करना जरूरी है सर, हम बिना एक केजी में एक परिवर्तन किए बनाए थे। एक मिनट सर, देखो संवेग संचरण का नियम कहता है कि सिस्टम पर एफ नेट जो है, सिस्टम पर अगर बल नहीं लगाएंगे तो टक्कर के पहले और टक्कर के बाद का संवेग जो है वो जीरो रहता है, कांस्टेंट रहता है, संचित रहता है, यही कहता है ना। तो हम क्या किए, एम वी बी बराबर क्या किया, इसको इधर ला दिया तो माइनस आ गया। समझे बात को, माइनस कहाँ से आया? हाँ जी हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा पूरा इसको वीडियो देख लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा, शुरू से देख लीजिएगा वीडियो तो क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। इसको केजी में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा, ग्राम जो है वो सीजीएस मात्रक है, समझे ना। मीटर पर सेकंड ऐसा ही मात्रक है, केजी ऐसा ही मात्रक है, समझे काहे कन्वर्ट किए हैं? क्लियर? जी सर। ठीक। आइए अब कंक्लूजन जो है, बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं एक नजर। संवेग संचरण का नियम खत्म, कुछ नहीं है इसमें। अब देखो उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण दिया है, आपके पास बुक है। कह रहे हैं जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती है तो गेंदें अचानक रुक जाती है, रुकेगा ही, हम बोलते हैं, पर एक गोला लेते हैं, हाँ इसको हमने ढरका दिया, ठीक है, इसका मास है, ढरका दिया, और यहाँ पर एक छोटा गोला है, छोटा गोला है जमीन पर रखा हुआ है, इस तरह जमीन पर रखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या करते हैं, इसको भी वेलोसिटी, ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, क्या ये इसमें वेलोसिटी है और ये स्थिर है, ठीक है। ये क्या करेगा, आकर के इसको धक्का मार देगा, इस तरह आकर के धक्का मार देगा। अभी बताइए जब ये धक्का मारेगा तो ये फेंकाएगा दूर ना, क्यों? इसका द्रव्यमान जो है वो छोटा है, कम है, इसका बड़ा है, ज्यादा है द्रव्यमान, ये जोर से फेंका जाएगा, दूर तक फेंका जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि आप रोड पे चल रहे हैं, पीछे से एक ट्रक आया, आपको टच किया, आप उड़ गए दूर। तो कहने का मतलब जिसका मास छोटा है वो ज्यादा भागेगा, किसके तुलना में? बड़ा मास वाले की तुलना में, है कि नहीं जी? तो कहने का मतलब कि इसका अगर संवेग, देखो संवेग P बराबर m इंटू भी, अगर इसका संवेग मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम है, और इसने जब टक्कर मार दिया, इसका मास, इसका जो मास है वो कम, लेकिन इसका वेलोसिटी बढ़ गया, बढ़ गया। अगर इसका मास 5 होगा तो वेलोसिटी 2 है, जिसके कारण 10 हो रहा है कुल संवेग। इसका मास हो सकता है 2 हो, इसका मास 2 तो वेलोसिटी 5 हो जाएगा, कुल संवेग 10। यानी कि ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही कहता है, वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। आपका यही पूरा पूरा एग्जाम उसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो कहने का मतलब कभी भी जब हम लोग खेलते हैं वो क्या बोलते हैं, जब एक टेबल की तरह खेलते हैं, उसको नीचे से पीछे से उठते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा खेल बोलते हैं? इस तरह खेलते हैं, डिस्पुल का पुल बोलता है इस तरह उसको, खेलते हैं एक ना। पुल बोलता है। इस तरह आदमी एगो रहता है, डंडा स्टिक लेकर के, मूवी सब में देखते हैं, ऐसे टुश करता है, ऐसे हॉकी। नहीं हॉकी सर नहीं, टेबल टेनिस, एट पुल, टेबल एट टेनिस पुल बोलता टेबल है। टेनिस। कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। तो देखो स्टिक मुंह क्या, पे नहीं बोलता। स्टिक देखो, अच्छा छोड़ो, स्टिक से इसमें पुश करता है, स्टिक जब इसके इधर आता है, इसमें भी वेलोसिटी आता है कुछ ना कुछ, इसका भी मास है, तो ये जब पुश किया तो क्या है, ये संवेग इसमें आ गया, इसका संवेग इसमें आ गया। अब इसका संवेग इसमें आ गया, अब इसका जैसा द्रव्यमान रहेगा वैसा ही स्पीड पकड़ेगा। हम बोलेंगे कि आप 5 kg का पत्थर रखा हुआ है, हम मारेंगे पुश करो अपने पैर से, क्या वो हंसकेगा? स्लो बना करेगा वो तो। स्लो करेगा, करेगा ना। तो उसी तरह अगर वो हल्का रहेगा, 5 kg की जगह 5 ग्राम लो, फिर वो दौड़ जाएगा, भाग जाएगा स्पीड से। कहने का मतलब कुल मिला के संवेग जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा से बड़ा में कन्वर्ट होगा या फिर बड़ा से छोटा में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो संरक्षित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो आप पहला जो आपका यहाँ पे है, कह रहा है क्या, जब बराबर संवेग वाली दो गेंद है, बराबर संवेग का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका भी मास और वेलोसिटी
जो है वही है मास और वेलोसिटी। संवेग मतलब फाइनल रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है, ये फाइनल रिजल्ट के बारे में। बराबर संवेग वाले, यानी कि ये 5 केजी का होगा और ये 2 होगा, तो कितना होगा, ये 2 होगा, वेलोसिटी 2 होगा, तो कितना होगा संवेग 10 होगा। इसका भी मास 5 है और ये 2 है, या फिर मास इसका 2 है और वेलोसिटी 5 है, तो संवेग कितना होगा 10 होगा। वही कह रहा है, जब बराबर संवेग वाली दो गेंदें आपस में टक्कर मारती हैं, हाँ, यह निकाय मतलब दोनों गेंदें, हाँ, का कुल संवेग टक्कर के पूर्व शून्य है। टक्कर के पूर्व शून्य नहीं है जी, देखो हमने क्या पढ़ा है, P1 बराबर P2, लेकिन माइनस है, तो P1 प्लस P2 बराबर 0। P1 कितना है मेरा 10 है, P2 कितना है मेरा 10 है, बराबर क्या आएगा 0। तो क्या कर रहा है, संवेग क्या कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर, न्यूटन का थर्ड लॉ। तो कहता है क्या, टक्कर के पूर्व भी शून्य और टक्कर के बाद भी शून्य है। क्लियर, कोई दिक्कत? नहीं। आगे देखो, आगे कह रहा है, दूसरा कह रहा है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, हाँ, तो वह, सबके पास सोल्यूशन है ना निकला हुआ, जी सब बोल दीजिए हमको, नहीं तो फिर हमको लिखना पड़ेगा। जी सर। कौन सा है? ठीक है, देखो कह रहे क्या, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है। बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं, बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं वो अत्यधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है, बढ़ती है। वो इससे जब गोली निकलता है क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी होता है, गोली का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, अत्यधिक वेग होता है, अत्यधिक वेग होता है, वेग होता है। ठीक है, से आगे की बढ़ती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है। अब वेग उत्पन्न हुआ तो संवेग उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, मास जी होगा। मास इसमें भी है, मास इसमें भी है, लेकिन वेग पकड़ा तो संवेग आ गया, वेग पकड़ा तो संवेग आ गया, कोई दिक्कत? आगे देखो क्या कर रहा है, हाँ, गोली भी बंदूक को प्रतिक्रिया बल के कारण पीछे की ओर धक्का मारती है। जब यहाँ से गोली इसको टच किया, यहाँ से जब गोली टच किया, गोली आगे की ओर भागा, हम लोग कल पढ़ चुके हैं ये चीज, तो इसको भी प्रतिक्रिया के बल के कारण पीछे की ओर धक्का मारता है, पीछे की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, आगे कहता है, जिससे उसमें भी संवेग उत्पन्न होता है, गोली में भी संवेग उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी संवेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे बंदूक पीछे की ओर हटने का वेग वाले उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होता है, क्लियर दिख रहा है। जिससे बंदूक पीछे हटने का वेग गोली के वेग से बहुत कम होता है। हम लोग देखते हैं कि जब बंदूक से गोली दागा जाता है तो गोली तो बहुत दूर भाग जाता है, लेकिन व्यक्ति को हल्का पुश करता है पीछे की ओर, कहता है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण अब कहता है क्या, कि जब पीछे की ओर हल्का धक्का मारता है जबकि गोली ज्यादा वेग से बाहर निकल गया, तो संवेग संचलन के कारण होता है। किसके कारण? संवेग संचलन के कारण। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे कह रहा है, अब पूरा पूरा एक बार में पढ़ देते हैं, ताकि बंदूक एवं शरीर, देखो बंदूक चलाने वाला व्यक्ति को कंधे से दबाकर रखता है ताकि बंदूक एवं शरीर एक हो जाए। इस प्रकार द्रव्यमान बढ़ जाने से शरीर को बहुत अधिक धक्का न लगता है। हाँ, यदि दो एक समान गोलियां भारी तथा हल्की बंदूकों से अलग अलग दागी जाए तो हल्की बंदूक अधिक वेग से पीछे की ओर हटेगी, जबकि जिससे चोट लगने की संभावना अधिक होती है। देखो कह रहा है क्या, जब व्यक्ति इसको टच करके रखता है, सीने से लगा के रखता है, व्यक्ति इसको सीने से लगा के रखता है, तो इसका द्रव्यमान हो सकता है 5 केजी होगा, लेकिन जब इसको हम सीने से लगा दिए तो बॉडी और गोली एक हो गया, बंदूक एक हो गया, ये दोनों एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया, मिल गया ना। जैसे बोलते हैं, अरे हम जोर से पकड़ते हैं, अब तुम टानो उधर, तो हम क्या किए, इसके ऊपर इसका जो द्रव्यमान है उसको हम बढ़ा दिए, इसके ऊपर एक बल बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ा तो फोर्स बढ़ गया, है ना। उसी तरह क्या किया, इसके ये गोली और व्यक्ति एक हो गया, इसका द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया, मास बढ़ गया। जब मास बढ़ गया तो और कम झटका मारेगा आपको, और कम झटका मारेगा आपको, समझ रहे हैं ना। जी जी बस, और तो इसमें कुछ है नहीं आपका। लेकिन वही कह रहे हैं कि अगर हम ना सटाएं, हाँ, बंदूक को हम अपने सीने से ना सटाएं, या गोली का जो द्रव्यमान है ना और बंदूक का द्रव्यमान बराबर कर दें, तब तो वही दिक्कत होगा, जो आगे गया वही पीछे जाएगा, फिर नाक कान भसक जाएगा। कुल मिला के इसमें जो रिजल्ट आया, संवेग संचलन के कारण होता है। गोली जब बंदूक से दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर हटता है, या प्रतिक्षेपित वेग से हटता है पीछे की ओर, तो संवेग संचलन के कारण। किसके कारण? संवेग संचलन के कारण, या न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण, या क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण। कोई दिक्कत नहीं है, समझाना था समझ गए। नहीं।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे है रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, इस पे भी ज्यादा बकेंगे नहीं। रॉकेट प्रणोदन किस पे कार्य करता है? संवेग संचरण के नियम पर, संवेग संचरण का नियम पर, संचरण का नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया क्रिया बल पर, या फिर न्यूटन का थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग ऑप्शन जो दे आपको उसको टिक करना है। या तो दे सकता है रॉकेट प्रणोदन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संचरण के सिद्धांत पर, या क्रिया प्रतिक्रिया बल, या न्यूटन का थर्ड लॉ। कोई दिक्कत? नहीं सर। रॉकेट का जब प्रणोदन होता है तो इसमें एक चीज परिवर्तित होते रहता है, ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अस्त्र शस्त्र बल विद्या सबके साथ हम लोग को तैयार रहना है। रॉकेट प्रणोदन हो सकता है नहीं पूछा है, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। रॉकेट प्रणोदन जब होता है, जब रॉकेट प्रणोदन का मतलब होता है जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें ईंधन होता है जो बाहर निकलता है ऊर्जा के रूप में या आग के रूप में या धुआं के रूप में। जो ईंधन रहता है वो जलता है। क्या होता है? ईंधन जलता है ना। क्या होता है? जलता है। जब जलेगा जलता क्या है। निकलेगा? धुआं निकलेगा या गैस। धुआं बोलिए या गैस बोलिए, क्या निकलेगा? गैस। अब बताइए, जो रॉकेट बनाया गया है बहुत विशाल, उसमें ईंधन भरा गया है, वो जल रहा है, इसका मतलब रॉकेट का द्रव्यमान घट रहा है। द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। कम हो है ना रहा। जी। हम बोलते हैं रॉकेट का भार है 5 kg और ईंधन भर के बना दिया है 10 kg, तो ईंधन तो जल रहा है ना, द्रव्यमान कम हो रहा है ना। हाँ, जी। द्रव्यमान कम होगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। 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 बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा? त्वरण भी बढ़ेगा। त्वरण भी बढ़ेगा। बहुत सुंदर, आप लोग इतना स्मार्ट है। त्वरण भी बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि रॉकेट प्रणोदन में वेग की स्थिति क्या होती है या त्वरण की स्थिति क्या होती है। तो क्या होती है? निरंतर बढ़ते रहता है। बढ़ता है। त्वरण हो या वेग हो, रॉकेट प्रणोदन में बढ़ता रहता है। इसी ध्यान में रखेगा। और अभी तक पूछा नहीं है, हालांकि पूछ सकता है। इसीलिए ना जब एग्जाम में बैठते हैं ना, कहाँ से पूछा पता ही नहीं चला, वन बुक से पूछा पता ही नहीं चला, ऊपर है लेकिन ध्यान में नहीं लिया है। क्यों? उसी क्वेश्चन को देखता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना, थ्योरी पढ़ो और क्वेश्चन को क्रिएट करो, खुद से क्रिएट करो। नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसका औकात नहीं है कि उसे बाहर पूछ सके। यही कारण है कि जो रिजल्ट देता है, रिजल्ट के पीछे रिजल्ट देता है, हर एक एग्जाम में रिजल्ट होता है, जिसका नहीं होता है कहीं नहीं होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के पीछे भागता है। प्रीवियस ईयर क्यों बार बार? वो बुर्बक है क्या? आप जितना सोचते हो उससे कई गुना ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं है? जी जी। रॉकेट प्रणोदन में पहला नंबर वेग बढ़ता है। दूसरा नंबर त्वरण बढ़ता है। टॉपिक क्लोज, कुछ नहीं बचा इसमें। अभी तक भी जो पढ़े हैं आप लोगों ने, अगर कहीं किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो बोल सकते हैं क्लियर। ठीक है, बोलिए कुछ सेकंड के लिए माइक ओपन कीजिए। सब बोल सकते हैं बारी बारी से। सब सो गए हैं क्या? नहीं सर। सर मेरा तो कोई मतलब सवाल नहीं है, मेरा समझ में आ गया। चलिए, आज के बाद इससे न्यूमेरिकल पूछेगा तो बनाना है, न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है। हाँ, जो दिया रहे उसका जो मूल, उसका जो ओरिजिनल, जो आपका संवेग संचरण का जो ओरिजिनल उसका मतलब कि फार्मूला है बोलिए या सूत्र बोलिए, जो उसका है m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1v1 प्लस m2v2 बराबर 0। इसको नहीं भूलना है। हो सकता है कभी आपको m1 दिया रहे, u1 भी दिया रहे, m2 दिया रहे, u2 दिया रहे, v1 दिया रहे, v1 दिया रहे, v2 पूछ दे आपसे,
कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है, लेकिन बंदूक में हमेशा आपको जो है ना U1 और U2 जीरो ही निकलेगा। हाँ, हमेशा वो जीरो ही निकलेगा। अगर बंदूक वाला सवाल आए ना तो डायरेक्ट पुट करना है एम वी बी बराबर, जो पूछेगा यही इक्वेशन पुट करना है, वी बी बराबर एम इंटू वी बटा एम, यही इक्वेशन पुट करना है बंदूक वाले केस में। बाकी अगर दूसरा कोई सवाल देता है जो दिया रहे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जो मेन ओरिजिनल फार्मूला है वो M1U1 प्लस M2U2 प्लस M1V1 प्लस M2V2 बराबर जीरो, इसको ध्यान में रखिएगा। बोलिए क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर कहीं बंदूक वाला अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो M1 V1 वाला पर फार्मूला पर पुट करेंगे। अभी इसीलिए तो हम बोल दिए, आप जितना क्वेश्चन करेंगे हम पहले बता दिए। अब देखिए क्लास खत्म करेंगे आज, ठीक ना। सर मैंने मतलब इतना दिन तक जो न्यूमेरिकल किया था इसके ऊपर, तो मतलब क्लास में ही सब आंसर दिखाई मिल रहे थे, और आपका वो फॉर्मूला आया था आपका, मतलब ये तो मेन बेसिक है, ज्यादातर उसी फॉर्मूला में आया वो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 जो मेन। क्लास को एंड करेंगे आज, ठीक ना। वो थोड़ा सा बताए थे ना वो लड़का, वो ग्रुप डी का दौर को लेकर के ऐसा। अच्छा, अबला का कहाँ पर होगा उसका रनिंग? कितने बजे से दौड़ रहे हैं? 9 बजे से दौर है। अगला में होगा रनिंग आपका उसका? दौर खड़गपुर में हो रहा है, खड़गपुर में आपका सासाराम स्टेडियम, ओहो, ठीक सासाराम ठीक। स्टेडियम में हो रहा है। क्लास कल फिर होगा, कल फिर होगा क्लास। टाइमिंग सर यही है, सुबह में गया होगा। नहीं सुबह नहीं रखेंगे, शाम में रखेंगे, कल शाम में। आज मेरा ड्यूटी लग गया है, हल्दिया लेकर के शाम में जाएंगे आसनसोल, रात भर वहाँ रहेंगे, सुबह 5 बजे यहाँ पर 7 बजे आ जाएंगे हल्दिया लेकर के, फिर हल्दिया टू हल्दिया। तो फिर शाम में, कल शाम में इवनिंग में फिर क्लास होगा। ठीक है सर। कल सर अभी हल्दिया लेके जाएगा? हाँ अभी हल्दिया लेके जाइएगा? हल्दिया नहीं तो नहीं, निकल गया। शाम में गाड़ी है, 7:25 में गाड़ी है। अरबी थोड़ा सा उधर वो लड़का गुड्डी का दौर को लेकर के थोड़ा सा उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, वो अभी यहीं पर है, ओहो, जी जी यहीं क्वार्टर पे है। ठीक है। जी सर, ठीक ठीक ठीक। और पढ़िए, बिंदास पढ़िए, सब मस्त होकर के पढ़िए, ठीक ना। इंटरेस्ट जगाइए, और जो इंटरेस्ट जगता है उसको बना के रखिए, रिवीजन करिए, उसके लिए रिवीजन कीजिए। सर मैं क्या बोल रहा था सर? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। सर पहले मैथ और साइंस पे ज्यादा मतलब अभी फोकस करूँ ना सर? अभी आपका, मैं भी उसी को लेकर के अभी चिंतन में है कि आप लोग का किसी तरह फिजिक्स और न्यूमेरिकल जो छूटता है या ऐसा क्वेश्चन जो डाल देता है जो उजरा जाते हैं, उसको लेकर के थोड़ा सा हम इसीलिए फिजिक्स को डेली ले ही रहे हैं। बाकी मैथ भी चल रहा है। आप लोग और कहीं से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी पढ़िए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िए, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक ना। लेकिन अभी जो मेरा बेसिक है मैथ और फिजिक्स को लेकर के चलना है। देन फिजिक्स बहुत जल्द खत्म कर देंगे, इसीलिए डेली क्लास ले रहे हैं। फिजिक्स खत्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री को टच करेंगे, ठीक ना। मैथ कंटिन्यू चलता रहेगा। सर लूसेंट ही पढ़ना ना सर? लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जो दे रहे हैं जितना दे रहे हैं आप उसी को कवर कर लीजिए। लूसेंट से भी ज्यादा दे रहे हैं ना, इधर है सब कोई बोलिए हाँ या ना, जो सच है वही जी बोलिए। जी हमको जी जी सर। हमको सही लूसेंट में तो सर वैसे तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो लूसेंट में है ही नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला जो दिया हुआ है। लूसेंट आपका दिया है उससे भी कई गुण हम ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लूसेंट को भी पीछे हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो चीज दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप लूसेंट अगर मेरे पास जो पढ़ रहे हैं अभी तक, लूसेंट नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसी को कवर करके रख लेते हैं, तो सबसे बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक ना। और आगे जो चैप्टर पढ़ाएंगे, आगे के चैप्टर है वो बल्ब, बल्ब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। जितना हम पढ़ाएं इसको कवर कर लिए हैं तो थोड़ा सा बल्ब के बारे में पढ़ लीजिएगा, कवर नहीं किया है तो इसी को कवर कीजिएगा, आगे हम लोग बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है सर। ठीक, सर हम बोल रहे थे कि 9 का एनसीईआरटी पैटर्न का किताब भी रीडिंग दे रहे हैं सर, बहुत सुंदर, अति उत्तम, बहुत अच्छा। मगर उससे उतना समझ में नहीं आता, अगर आपका क्लास करते हैं तो सारा बात समझ में आ जाता है सर। पढ़िए, देखिए यही है ना, कोई भी चीज जब आप पढ़े जाने रहते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, ज्यादा बेसिक से और बता देंगे, समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है वहाँ पर ये नहीं होता है ना, अरे ये तो हम पढ़े ही नहीं, ये तो कहीं देखे ही नहीं, ये कहाँ से बता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम बोले ना कि बल पढ़ाएंगे तो बल पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये समझ में जी आएगा। सर, जी सर। यहाँ से हम समझाएंगे, एक आइडिया लग जाएगा आपको, ठीक है ना। अब जो नहीं पढ़े हैं, अभी तक क्लास नहीं किया शुरू से कैप्चर, उसको पहले कैप्चर कीजिए, आगे भागने की जरूरत नहीं है, बाकी हम पे छोड़ दीजिए। और जो कर रखे हैं वो आगे पढ़ सकते हैं बल के बारे में, ठीक है। जी सर। थैंक यू, ओके।